नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है संधि। तो हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है संधि और संधि विच्छेद के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं संधि क्या होती है। देखिए, दो या अधिक वर्णों के पास पास आने के परिणाम स्वरूप जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार मतलब कोई परिवर्तन होता है ना। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, समधि मतलब जिसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। संधि शब्द का विलोम शब्द विग्रह होता है या विच्छेद होता है। यदि दो वर्णों के पास पास आने से विकार उत्पन्न नहीं होता तो उसे संधि नहीं संयोग कहते हैं। देखिए, कुछ उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। आत्मा धन आनंद, आत्मानंद। परम धन ईश्वर, परमेश्वर। ज्ञान धन उदय, ज्ञानोदय। पूर्व पद और उत्तर पद। देखिए, इसमें प्लस के जो धन का चिन्ह लगा है उसके पहले का जो पद है वह पूर्व पद है और धन के बाद का पद को हम उत्तर पद बोलते हैं। तो पूर्व पद का आखिरी वर्ण और उत्तर पद के पहले वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। देखिए, यहाँ पे जो आखिरी वर्ण है आ और यहाँ पे है उ, इन दोनों का अगर जो जोड़ होता है उससे जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम संधि कहते हैं। तो इसको पूर्व पद कहते हैं, जो पहला होता है धन के इस तरफ वाला, और ये होता है उत्तर पद। और पूर्व पद का भी आखिरी शब्द और उत्तर पद का पहला वर्ण, इन दोनों के जोड़ से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि के भेद देखिए, संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि को देखते हैं। देखिए, स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में कौन कौन से स्वर हैं? देखिए, आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, कुल 11 स्वर होते हैं। स्वरों के पास पास आने से होने वाले विकार 5 तरह से हो सकता है। तो स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से होगा तो वो स्वर संधि कहलाएगी। और इसके भी 5 भेद हैं, 5 प्रकार हैं स्वर संधि के। देखिए, पहला है दीर्घ संधि, फिर है आपका गुण संधि, फिर है यण संधि, फिर है वृद्धि संधि और फिर है आपकी अयादि संधि। तो ये 5 तरह की स्वर संधि होती हैं: दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। ठीक है, अब एक एक को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले दीर्घ संधि समझते हैं। यदि आ, बड़ा आ या छोटी ई, बड़ी ई या ऊ और बड़ा ऊ में से कोई भी स्वर अपने सजाती स्वर से जुड़े तो बनने वाला स्वर सदैव दीर्घ स्वर होगा। सजाती स्वर का योग निम्नलिखित तरीके से हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है कि देखिए, छोटा आ प्लस छोटा आ हो तो बड़ा हो जाएगा, छोटा आ प्लस बड़ा हो तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा आ प्लस बड़ा हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, आ बड़ा आ प्लस छोटा आ हो तो बड़ा आ जाएगा। मतलब दीर्घ में इस तरफ बनने वाला शब्द हमेशा बड़ा हो जाता है, जबकि वो चाहे छोटे से मिल रहा हो या छोटे बड़े या बड़े बड़े या बड़े या छोटे से मिल रहा हो। इसी तरह ई का सजाती स्वर, इसी तरह ऊ का सजाती स्वर। तो इस तरह से अगर आपको ये मेल दिखता है पूर्व पद और उत्तर पद में तो वो बन के क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा और ये कहलाएगा आपका दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। इसमें सभी स्वरों की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखें हम, जैसे परमार्थ है। अब परमार्थ का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? परम धन अर्थ। अब परम में आ है, जिसको कि हम अगर बाहर निकाल लें, है ना, आ निकाल लें, ये वाला आ, इसमें से परम में से आ हमने निकाल लिया और एक आ ये है, मतलब इसका आखिरी वर्ण आ और इसका पहला वर्ण, तो दोनों क्या हो जाते हैं? बड़ा आ। तो क्या हो जाएगा, बन के क्या हो जाएगा शब्द हमारा? परम, और ये बड़ा आ की डंडा इसमें जोड़ दिया, परमार्थ, है ना। तो क्या हो जाएगा? परमार्थ। देखिए, परम बड़ा आ था, जब हम इसको बड़े आ को इसमें माँ में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इस तरह से बन जाएगा परमार्थ। अब आगे देखिए, फलार। फल में देखेंगे आप तो यहाँ पे ला से आ निकाला और ये एक बड़ा आ, क्या हो गया? छोटा और बड़ा बन के क्या हो गया? बड़ा। फल आहार, है ना। और जब ला में आ जोड़ देंगे आप तो यहाँ पे ये डंडा जोड़ जाएगा बड़े आ का, तो क्या हो जाएगा? फलाहार। इसी तरह से ग्रीश है, इसमें देखिए आप, यहाँ पे ई है छोटी और यहाँ पे आपकी बड़ी ई है। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो बड़ी ई बनेगा,
तो गिर धन ईश, ये क्या हो जाएगा आपका गिरीश। इसी तरह से दीर्घ संधि के और कुछ उदाहरण हैं, देखिए आप लघुत्तम। लघुत्तम में लघु है ना, इसमें से ऊ बाहर निकाल लिया और यहाँ से ऊ, तो इसका अंतिम वर्ण ऊ है, इसका प्रथम वर्ण ऊ है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे बड़ा ऊ बन जाएगा। और बड़ा ऊ इसको टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा लघुत्तम, लघुत्तम। ठीक है। इसी तरह से अब गुण संधि देखते हैं। जब भी किसी शब्द के पूर्व पद के अंत में आ एवं बड़ा आए और उत्तर पद के प्रारंभ में क्रमशः ई, उ या ऋषि आए तो उनके मेल से ए, ओ और अर हो जाता है। इस तरह की संधि कहलाती है गुण संधि। देखिए उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि पूर्व पद में क्या है आपका आ या बड़ा आए और उत्तर पद में क्या है ई, उ, ऋषि आए। कैसे, देखिए ए कब बनता है, जब इधर छोटा आ या बड़ा आ हो और इधर ई या बड़ी ई हो तो बन जाता है ए। इसी प्रकार ओ कब बनता है, जब इस तरफ आ और बड़ा आ हो और इस तरफ ऊ और बड़ा ऊ हो तो ओ बना देते हैं। इसी तरफ अर कब बनता है, जब छोटा आ बड़ा आ हो और उत्तर पद में ऋषि हो तो अर बन जाता है। ठीक है, ये इसका रूल है किसका, गुण संधि का। अगर आपको इस तरह से कोई संधि दिखती है जिसका प्रथम जो पूर्व पद है उसका आखिरी वर्ण इन दोनों में से कोई सा है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण इन दोनों में से कोई सा है, तो वो जब चेंज होगा तो किस में हो जाएगा, ए में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से इस तरह का है तो ओ में चेंज हो जाएगा, इस तरह का है तो अर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण, देखिए नरेंद्र, नर धन इंद्र है ना, तो रा में से आ निकाल लिया, हमेशा शब्द में आ का वो रहता है ना लोग, तो ये यहाँ पे आ हो गया, आ और ई क्या बन जाएंगे ए, तो यहाँ पे आप लिखोगे नर एंद्र और ए को अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, ए की मात्रा ऊपर चढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा नरेंद्र। ठीक है। सामने देखिए ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश, इसमें देखिए ज्ञान धन उपदेश, ना से हमने आ निकाल लिया तो यहाँ पे हलंत लग गया है ना, आ और ऊ मिलके क्या बनेगा ओ, ये हमारा रूल था। अब देखिए ज्ञान ओपदेश, अब इसको अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा ज्ञानोपदेश। इसी तरह से देवर्षि, देव धन ऋषि, अब देखिए इसमें वा में आ को हमने निकाल लिया, यहाँ पे हलंत लग गया, आ और ऋषि मिलके क्या हो जाएगा अर, क्या बन जाएगा अर। अब हम यहाँ पे लिखते हैं देव को हमने देव लिखा, अर लिखा, सी लिखा है ना, यहाँ वा जो है आपका हलंत वाला है ना, यहाँ पे लगा नहीं है हलंत है यहाँ पे, देव और सी, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देवर्षि। अब देखिए वृद्धि संधि, वृद्धि संधि क्या है, यदि पूर्व पद के अंत में छोटा आ बड़ा आ आए और उत्तर पद के प्रारंभ में ए आई या ओ औ आए तो उनके मेल से क्रमशः ए और औ हो जाता है, इस विकार को वृद्धि संधि कहते हैं। देखिए किस तरह से होता है, इसका रूल देख लीजिए कि आ और छोटा आ इस तरफ हो और उत्तर पद का पहला वर्ण ए या ए हो तो क्या बनेगा ए। दूसरा आ हो इधर ओ औ हो तो क्या बनेगा औ। अब देखिए इसका रूल किस तरह से लगता है वृद्धि संधि में, देखिए यहाँ पे दिख रही हैं आपको दो मात्राएं, एक एक, एक धन एक, इस का में से हमने आ निकाल लिया इसलिए यहाँ पे हलंत लग गया, आ और ए, आ और ए है तो क्या बन जाएगा बड़ा ए, जो है एडी वाला ए बन जाएगा, एनक वाला है ना, एनक वाला ए बन जाएगा। तो एक यहाँ पे लिखें और ए यहाँ पे लिखें और का लिखें। अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो इसकी दो मात्राएं यहाँ पे आ जाएंगी तो एक एक हो जाएगा। इसी तरह से देखिए मतैक लिखा है, मत धन एक है ना, अब इसमें से भी हमने आ अगर निकाल लिया तो आ और ए इन दोनों का जोड़ क्या बनेगा ए बनेगा है ना, तो क्या हो जाएगा मत धन एक, इसको जब हम जोड़ के शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा मतैक। तो जिसमें लगभग दो मात्राएं आ रही हैं जोड़ने के बाद वो वृद्धि संधि है। इस तरह से भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, बाकी तो आपको ये नियम लगाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। अगला है यण संधि। यण संधि में देखिए पूर्व पद के अंत में क्या हो ई उ या ऋषि हो और उत्तर पद के प्रारंभ में क्या हो कोई भिन्न स्वर हो, इनके अलावा कोई भिन्न स्वर हो तो इनके मेल से या वा और रा हो जाता है, इसको त्रा भी बोलते हैं ना। अब देखिए कैसे होता है, या कब आएगा जब ई हो इस तरफ पूर्व पद में और उत्तर पद का प्रथम वर्ण इनमें से कोई हो
मतलब इन तीनों को छोड़कर कोई भी हो, ई उ ऊ या ऋषि को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर हो तो या बन जाएगा। हुआ कब बनेगा? जब उ हो और इन स्वरों को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो तो वा बन जाएगा। और त्रा या रा कब बनेगा? जब ऋषि इस तरफ हो और इन वर्णों को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो। ये बहुत सिंपल है, इजी है आपको याद रखने के लिए कि आपको इन वर्णों को छोड़कर इस तरफ उत्तर पद में कोई भी वर्ण मिलता है, स्वर मिलता है, तो वो और ऋषि के साथ जब जोड़ोगा तो रा या त्रा बनाएगा। अब देखिए कैसे होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? अत्यंत। इसका क्या होगा? अति धन अंत। अब अति में से हमने ई निकाल लिया बाहर और यहाँ पे ए है, ए आ है ना, ई और आ मिलके क्या बनाएंगे? या बनाएंगे, है ना। तो अब जब हम इनको शब्द बनाएंगे तो क्या होगा? अत या अंत। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो ता आधा है, ठीक है, और या और ये ना, तो क्या हो जाएगा? अत्यंत। इसी तरह से देखिए स्वागत, सुधन आगत, है ना। सुधन आगत में से हम ऊ बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे सा बचा हलंत के साथ आधा सा, या ऊ और आ मिलके क्या बनाएंगे? वाह। ऊ और आ मिलके क्या बनाएंगे? वाह। तो क्या हो जाएगा? सुवागत, सुवागत। तो ऊ और आ को हम वा से रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? स्वागत। अभी अयादि संधि देखिए। अयादि संधि जब ए आई ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का आय हो जाता है ना, और बड़े ए का आय हो जाता है और ओ का आओ हो जाता है और आऊ का आओ हो जाता है। तो ये रूल है, इस रूल को समझिए। देखिए ए प्लस कोई भिन्न स्वर हो तो आय बनेगा, ए प्लस भिन्न स्वर हो तो आय बनेगा, ओ पर भिन्न स्वर हो तो औ बनेगा, औ भिन्न स्वर हो तो आओ बनेगा, है ना। ये चारों का ध्यान रखिए। ए आई ओ औ, इनके साथ कोई दूसरा स्वर आ रहा है तो आय आए अव आओ बनेगा। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है? ने धन अयन, नयन, है ना। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने धन अयन। अब इसको विच्छेद करने में क्या प्रोसेस हुई है वो भी आप देखेंगे। यहाँ क्या लिखा है? पो धन अक क्या होगा? पावक। ने धन अक क्या होगा? नायक। अब इनको कैसे तोड़ा गया है देखिए। यहाँ पे हमने क्या बोला था? यहाँ पे बोला था ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो, तो यहाँ पे देखेंगे आप ना है, इसमें ए की मात्रा है और यहाँ पे कोई भिन्न स्वर आ है ना। ए और आ दोनों मिलकर क्या बना देंगे? आपका आय बना देंगे, है ना। तो क्या बन गया? यहाँ पे आय बन गया। ए प्लस भिन्न स्वर क्या बन जाएगा? आय। इसी तरह से ओ धन आ मिलके क्या बना दिया उन्होंने? वाव, आओ बना दिया। इस तरह से इसमें भी देखिए एडी वाला एनक वाला ए है और आ है, उन दोनों ने क्या बना दिया? आय बना दिया, तो नायक हो गया, है ना। ये जोड़ के इस तरह से बन गए। अब व्यंजन संधि देखेंगे। व्यंजन संधि में क्या है? जब शब्द के पूर्व पद के अंदर में व्यंजन हो और उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो तो इनके मेल से होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो पूर्व पद में व्यंजन होना जरूरी है, उत्तर पद में आपका व्यंजन या स्वर कुछ भी हो सकता है ना। तो पूर्व पद व्यंजन होगा, इधर स्वर या व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि कहलाएगी। इसके देखिए नियम है कुछ, वो नियम आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहला नियम है, मैं पूरा नियम बता देता हूँ। इस तरफ के शब्दों से नियम बनता है कचट तप। क्या बोलते हैं? कचट तप। तो अगर ये है पूर्व पद में, ठीक है, क्या लिखा है? किसी वर्ण का तीसरा और चौथा अक्षर स्वर या रा ला वा हो तब ये नियम लगेगा, है ना। तो का क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। चा का क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। टा का डा, ता का दा, पा का बा। मतलब जिस वर्ण का वो शब्द है उसी वर्ग के तीसरे शब्द से रिप्लेस हो जाएगा, है ना, तीसरे शब्द में बदल जाएगा। कब बदलेगा? जब किसी वर्ण का तीसरा और चौथा अक्षर हो, स्वर हो या रा ला वा हो तब ये नियम लगेगा। कैसे लगेगा देखिए, अभी आपको समझ में आएगा जब हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा दिग्गज, तो दिग्गज का संधि विच्छेद होता है दिक धन गज, है ना। कैसे हुआ देखिए, का ई गी, है ना। यहाँ पे वा किस जैसे लिखा है? वा धन ईस, तो का और ई को मिला के क्या हो गया? गी बन गया,
है ना। का क्या बन गया, गा बन गया। यहाँ पे भी का क्या बना, गा बन गया, है ना। यहाँ पे दिक धन गज लिखा था, लेकिन का तीसरा वर्ण में चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि इस तरफ कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे भी कौन सा वर्ण है, यहाँ पे चौथा वर्ण है। तो का के बाद कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण। तो तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण हो इस तरफ, यही लिखा था, तीसरा या चौथा वर्ण हो, स्वर हो या ला, ये कुछ भी हो, तो आपको ये नियम लग जाएगा। ये चार पांचों जो हैं आपके तीसरे शब्द में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही हो रहा है। दिग्गज में देखिए यहाँ पे का है, ठीक है ना, लेकिन आधा है। तो ये क्या है आपका, स्वर है, सॉरी व्यंजन है। और यहाँ पे गा है, गा का कौन सा है, तीसरा वर्ण है। तो का के बाद गा आ रहा है, तो ये क्या, का किस में चेंज हो जाएगा, गा में चेंज हो जाएगा, है ना। इसी तरह ये देखिए वागीश था, वागीश का क्या हुआ, वाक धन ईस। यहाँ पे का है और यहाँ पे ई है ना। ये चौथा वर्ण है, का के बाद स्वर है चौथा, है ना। तो ये का किस में चेंज हो जाएगा, गी में चेंज हो जाएगा। तो का और ई मिलके क्या हो गया, गी, वागीश। इसी तरह देखिए आप अजंत, अजंत किस में हो गया, अच धन अंत। अब यहाँ पे चा है ना, और यहाँ पे क्या है, अम है। तो यहाँ पे चा अगर है तो चा किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में। तो चा छा जा, तो किस में बदल गया, जा में। तो अचंत हो गया। इसी तरह से देखेंगे आप सड़ानन, है ना, क्या लिखा हुआ है, सड़ानन। सड़ानन को जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, सट धन आनंद। यहाँ पे टा है लेकिन वो हलंत लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है आपका, व्यंजन है। अब यहाँ पे व्यंजन है और यहाँ पे बड़ा आ है, मतलब स्वर आ रहा है। तो टा किस में चेंज हो जाएगा, टा के तीसरे वर्ण में, टा ठा डा। तो यहाँ पे डा में चेंज हो गया, सड़ा नन, है ना। टा प्लस आ क्या हो गया, डा। तो इस तरह से पहला नियम चलता है व्यंजन संधि का। दूसरा नियम क्या कहता है, स्वर के बाद यदि छा वर्ण आए तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। कैसे बढ़ता है, देखिए चा वर्ण कैसा बढ़ता है, आधे चा वाला, है ना, हलंत लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे स्वर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा था ना स्वर के बाद, यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे क्या लिखा है, छा, है ना, छा लिखा है ना, आ और छा। तो क्या बन गया, छा का चा बन जाएगा। छा से पहले चा वर्ण को बढ़ा दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, स्वच्छंद। यहाँ पे देखिए आ प्लस छादन लिखा है, क्या लिखा है, आ प्लस छा, है ना। तो बड़ा आ प्लस छा, ये क्या हो गया, चा में बदल जाएगा, आच्छादन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए संधि धन छेद, है ना। तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे छा है। तो ई और छा मिलके क्या बना देंगे, चा में परिवर्तित हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इच, संधि छेद, है ना। इस तरह से ये चलता है। जैसे अनुच्छेद लिखा है तो अनुधन छेद, तो इसमें भी ऊ और छा है मिलके क्या बनाएंगे, चा बनाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, उच्च, है ना। चा बीच में आ जाएगा छा के, यहाँ पे भी चा बीच में आ गया, यहाँ भी चा, यहाँ भी चा। तो चा वर्ण कैसे आ जाता है, बीच में आ जाता है, कब, जबकि स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो, है ना। स्वर के बाद अगर छा आ रहा है तो उससे पहले चा आ जाएगा, ये ध्यान रखिए, ये नियम है। तो ये अनुच्छेद हो जाता है। अब नियम तीसरा देखिए क्या है, यदि माँ के बाद का से हा तक कोई व्यंजन हो, यदि माँ के बाद का से हा तक कोई व्यंजन हो तो माँ अनुस्वर में बदल जाता है ना। तो हा तक का कोई भी व्यंजन अगर है तो माँ के बाद अगर आ रहा है तो वो किस में बदल जाएगा, माँ जो है वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वर में बदल जाएगा। कैसे, देखिए क्या लिखा था, किंचित। तो इसको जब आप करोगे संधि विच्छेद क्या होगा, किम धन चित, किम धन चित। अब देखिए माँ है, ये कैसा माँ है, आधा माँ है, और यहाँ पे क्या है, चा है। तो चा क्या है आपका, चा जो है वो आपका व्यंजन है ना। तो का से हा तक के व्यंजन बीच में आ रहा है, तो माँ और चा, आधा माँ आधा चा क्या बना देगा, हलंत, सॉरी अनुस्वर बन जाएगा, है ना। ऊपर ये बिंदु आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, किंचित, है ना। ये दोनों जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ये आपका जो माँ है वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वर में बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए किंकर को कैसे लिखते हैं, किम धन कर, है ना। अब ये जो बिंदु है इसको हमने तोड़ा हुआ, कैसे, माँ और का। यहाँ पे माँ है, यहाँ पे का है, दोनों मिला देंगे अनुस्वर बन जाएगा। तो माँ जो है आपका वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और माँ की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बिंदु हो जाएगा, तो किंकर। इसी तरह
संकल्प क्या होता है, समधन कल्प। अब यहाँ पे माँ चला जाएगा और कैसे बन जाएगा आपका, अनुस्वर में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माँ के बाद का है, तो है ना, अनुस्वर में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संकल्प। ऐसे ही सम धन च, है ना, क्या हो जाएगा, संचय। अब माँ कहाँ चला गया आप सोच रहे हैं, तो माँ और चा दोनों मिलके क्या बना देंगे, माँ को अनुस्वर में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, संचय। ये नियम तीसरा है। इसमें संतोष, सम धन तोष, इसमें माँ और ता दोनों मिलके क्या बना देंगे, अनुस्वर में बदल जाएंगे, तो माँ फिर से अनुस्वर में चेंज हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, स ऊपर ये आ जाएगा आपका अनुस्वर, और फिर तोष, संतोष। संबंध, समधन बंध, यहाँ पे भी माँ जो है आपका वो अनुस्वर में बदल जाएगा। ये तीसरा नियम था, है ना। अब और भी कुछ नियम, उसके उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। समयोग, संरक्षण, है ना, संविधान, संवाद, शमशय, समलग्न, संसार, है ना। तो ये सब चेंज हो गया, क्योंकि जो माँ था वो किस में बदल गया, आपका अनुस्वर में बदल गया। सब में देखिए बिंदु ऊपर चढ़ गया है और माँ की जगह खत्म हो गई है ना, माँ यहाँ से हट गया है। तो ये नियम है। अब विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कैसे, देखिए, मना धन बल, तो क्या हो गया, मनोबल। दुष्धन शासन, क्या हो गया, दुशासन। निधन फल, क्या हो गया, निष्फल, है ना। तो ये विसर्ग संधि हो गई। तो विसर्ग संधि के रूल्स भी समझ लीजिए कि का विसर्ग के पहले, पहला रूल है का, है ना, क्या है, विसर्ग के पहले यदि आ, छोटा आ, और बाद में भी छोटा आए, अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवे वर्ण अथवा यारा लावा हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे देखिए, मन धन अनुकूल, है ना, तो यहाँ पे छोटा आ है विसर्ग के पहले, और यहाँ पे बाद में भी आ है, तो छोटा आ और एक और आ, ठीक है। तो किस में बदल गया, ये बदल गया आपका ओ में, है ना। तो ना के बाद क्या आ जाएगा, ओ, मनोकूल, है ना। फिर है अधोगति। अधोगति को क्या करोगे, अधाधन गति। तो यहाँ पे आ, यहाँ पे गा, कौन सा, वर्ग का तीसरा या चौथा, है ना। इसमें गा जो तीसरा वर्ण है, तो आ और गा मिलके क्या बना देगा, ओ, है ना। इसे मनह बल, तो क्या हो जाएगा, ना है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे बा है, क्या है, या रा ला वा, या तीसरा वर्ण, है ना। तो तीसरा वर्ण क्या होगा, पा फा बा, यहाँ पे बा आ रहा है, तो ना मतलब आ और बा क्या हो जाएगा, ओ बना देगा, तो क्या हो जाएगा, मनोबल। अब दूसरा नियम देखिए विसर्ग संधि का, कि विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर हो, बाद में भी कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे वर्ण हो, चौथे पांचवे वर्ण अथवा यारा लावा में से कोई हो, तो विसर्ग का रा या रा हो जाता है, रा या छोटा रा हो जाता है। कैसे होता है, देखिए क्या बोला इन्होंने कि आ और छोटा आ को छोड़कर, आ और छोटा आ के लिए हमने पहले से ही ये बना दिया था, है ना। अब इनको छोड़कर वाले शब्दों के लिए आया है, तो इनके छोड़कर कोई भी स्वर हो पहले, और वर्ग हों, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवे वर्ण हों, यारा ला वा हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, रा से रा हो जाएगा या छोटा रा हो जाएगा, है ना। देखिए क्या लिखा है, निधन आहार, निधन आहार। तो यहाँ पे क्या है, ई है, विसर्ग से पहले क्या है, ई है, छोटा ई, और यहाँ पे क्या है, आ है ना, बड़ा आ। तो ये क्या हो रहा है, कोई स्वर बोला था ना, उन्होंने बोला था कोई स्वर, तो आप आपका स्वर है, और यहाँ पे क्या है, ई है, आ और आ को छोड़कर ई आ रही है, यहाँ पे ई और आ दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, रा या रा बना देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस विसर्ग को हटा के हम क्या लिख देंगे, निराहार, है ना, निराहार। अब देखिए, निधन आशा, है ना, निधन आशा। अब यहाँ पे भी क्या है, ई है, यहाँ पे आ है, क्या बना देंगे, रा बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, निराशा, है ना। निधन धन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से रा बन जाएगा, निर्धन, छोटा रा बना ऊपर चढ़ गया, निर्धन, है ना। विसर्ग संधि का तीसरा नियम, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो
और बाद में चा छा जा, चा छा या सा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। कैसे? देखिए, निधन चल, निधन चल, है ना। तो यहाँ पे क्या है? ई है। क्या है? ई मतलब क्या होता है? विसर्ग से पहले क्या है? ई। ई क्या होता है? स्वर, है ना। तो क्या लिखा है? विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, ठीक है। बाद में चा छा सा हो, यहाँ पे क्या है? चा है। तो ई और चा, है ना। तो क्या बना देंगे? सा बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, सा जो है लग गया, निस चल हो गया, आधा सा लग गया। इसी तरह से यहाँ पे आधा सा आएगा, है ना। ये इसको सही कर लें, इसको आधा सा है। यहाँ पे देखिए, नी धन छल, वही सेम चीज है। यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे छा आ रहा है। ई और छा मिलके क्या आधा सा जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? निस छल, है ना। ये विसर्ग की जगह सा लगता जाएगा। इसमें भी देखिए इसी तरह से दुशासन, इसमें भी ये हटा, ऊ था, इस तरफ आपका क्या था? सा था। ऊ और सा मिलके एक और सा को उन्होंने जोड़ दिया, आधा सा, है ना। क्या हो गया? दुशासन। अब जो है अगला नियम है, विसर्ग के बाद यदि ता या सा हो तो विसर्ग छोटा सा बन जाता है। कैसे? देखिए, नमा धन ते, नमा धन ते। तो यहाँ पे क्या है? विसर्ग के बाद ता या सा आ रहा है, ता आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? विसर्ग का आधा सा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नमा आधा सा और ते, नमस्ते, है ना। इसी तरह निहि धन संतान, है ना। तो यहाँ पे क्या है? सा आ रहा है, सा आ रहा है उत्तर पद में विसर्ग के बाद। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे छोटा सा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? निस्संतान। इसी तरह ये हो जाएगा दुस्साहस, है ना। विसर्ग संधि का अगला नियम देखिए, विसर्ग से पहले ई ऊ और बाद में का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। कैसे? देखिए, नी धन कलंक, है ना, नी धन कलंक। यहाँ पे विसर्ग के पहले क्या है? आपका ई है। विसर्ग से पहले क्या हो? ई ऊ हो, तो ई आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है? बाद में का खा टा ठा फा में से कोई हो तो का आ रहा है। तो ये दोनों क्या बना देंगे? आधा सा बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? निष्कलंक। विसर्ग को आधा सा बना दिया। ऐसे चतुधन पाद, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है छोटा, ठीक है। विसर्ग के पहले यहाँ पे पा आ रहा है, तो ये क्या फिर से आधा सा जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? चतुष्पाद, है ना। नी धन फल क्या हो जाएगा? निष्फल। इसी तरह विसर्ग का अगला नियम है, विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए, विसर्ग हट जाता है। कैसे? देखिए, क्या लिखा है? नी धन रोग। अब यहाँ पे क्या है? विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, है ना। यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे भी आपका कोई स्वर हो, तो यहाँ पे देखिए स्वर है ई, है ना। यहाँ पे क्या है? रोग है, तो क्या हो जाएगा? निरोग। इसी तरह देखिए, नी धन रस क्या हो जाएगा? नीरस, है ना। तो इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लीजिए। इसमें क्या है? आपका ई का भी लोप होगा, है ना। तो अगर ई का लोप हो रहा है तो वहां से हट जाएगा। तो यहाँ पे आपको आ के साथ में ई और बड़ी ई ये भी आप जोड़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, विसर्ग के बाद का खा अथवा पा फा होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे? देखिए, क्या लिखा है? अंतः धन करण। तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? का आ रहा है। का खा और पा फा होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, विसर्ग भी लगेगा, तो अंतः धन करण ऐसे ही होगा, है ना, एज इट इज आ जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, दैत्य धन अरि, संधि विच्छेद का सही संधि शब्द क्या है? तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पे आ है और यहाँ पे भी आ है ना। इसको जब विच्छेद करोगे तो यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे भी आ है, दोनों आ मिल के क्या हो जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। तो बड़ा आ किस में बन रहा है? इसमें बन रहा है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैत्यारी। और इसमें कौन सी शब्द संधि है आपको भी पता है, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। दोनों तरफ आ रहा है तो दीर्घ स्वर संधि। अगला शब्द है विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, ये इसका संधि विच्छेद होगा। क्या संधि विच्छेद होगा इसका? विद्या इस तरफ होगा, है ना, धन अर्थी, ये आपका संधि विच्छेद होगा।
तो यहाँ पे एक आ है और यहाँ पे एक आ है, दोनों तरफ आ है ना। तो जब दोनों तरफ सजाती स्वर हो तो क्या कहलाती है वो संधि? वो संधि कहलाती है आपकी दीर्घ स्वर संधि, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, राम धन आयन, क्या होगा? राम धन आयन। अब इसमें देखिए एक आ है, एक बड़ा आ है ना। यहाँ पे एक आ है, एक बड़ा आ है, क्या हो जाएगा? राम धन आयन, रामायण, है ना। यहाँ पे भी आपका जो है दीर्घ स्वर संधि है। अब परमौषध, परमौषध, परम धन औषध, परम धन औषध, है ना। यहाँ पे आ और यहाँ पे ओ, क्या हो जाएगा? दोनों मिलके क्या बना देंगे? आ और ओ मिलके बना देंगे औ, है ना। क्या हो जाएगा? परम धन औषध, है ना। तो ये हो जाएगा आपका परम औषध। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? तो आपको बताया था, सुरेंद्र में है आपकी गुण संधि। और गुण संधि का क्या है नियम? ठीक है, यहाँ पे देखिए आ और ई के जोड़ने पर क्या बनता है? ए बनता है। तो जब भी आ, छोटा आ के बाद ई आए तो दोनों को मिलने से क्या बन जाता है? ए बन जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ई था और यहाँ पे रा में आ था, यहाँ पे ई था, इंद्र में सुर धन इंद्र था, है ना। तो सुर धन इंद्र, इसकी संधि क्या हो जाएगी? सुर धन इंद्र। यहाँ पे आ और यहाँ पे ई, और आ ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे आ ई को हटा के सीधा ए की मात्रा चढ़ा देंगे तो सुरेंद्र हो जाएगा, है ना। तो ये सुरेंद्र हो जाता है। ये कौन सी संधि है? गुण संधि। सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन मार्ग, बताया था। जो है ता किसमें बदल जाएगा? चौथे शब्द में बदल जाएगा, चौथे वर्ण में, है ना। क्या है? कचट तप है। कोई वर्ण आए तो दूसरे पद के बराबर में किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए तो प्रथम पंक्ति के अंत वाला वर्ण अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या आया? कचट तप में से ता आया, है ना। सत, ठीक है। धन मार्ग, ये कौन सा वर्ड है? माँ, माँ आपका पांचवा वर्ण है। तो ता भी अपने पांचवें में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा? ना में, तो सन मार्ग हो जाएगा। पवन में कौन सी संधि है? पवन में आपको बता देता हूँ, अयादि संधि है। कैसे? पौधन अयन, क्या है उसका? पौधन अन, पौधन अन, है ना। तो पौधन अन क्या होता है? पवन। अभी इसमें क्या होगा? ओ, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आ है, दोनों मिलके क्या बना देंगे? औ। तो ओ और आ के मेल से औ बनता है। इस संधि को हम अयादि संधि कहते हैं। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पवन। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा पौधन इत्र, है ना। पौधन इत्र। अब यहाँ पे भी देखिए, ये ओ है, ये ई है, दोनों मिलके क्या बना देंगे? अवि, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पवित्र, अवित्र, पवित्र, है ना। अवि बना देंगे, पवित्र। और ये कौन सी संधि है? आपकी अयादि संधि है। अगला है निर्गुण। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या है ना। तो अभी हमने देखा नि धन गुण, है ना, नि धन गुण। अब यहाँ पे रा कब हो जाता है? जब ई और इस तरफ कौन कौन से वर्ण आ जाए? तो इस तरफ देखिए आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए विसर्ग के पहले, तो ई आ रहा है, और बाद में किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या रा ला वा हो तो विसर्ग के स्थान में रा हो जाता है। तो का खा गा, ये तीसरा सब वर्ण है, ये ई है, ये तीसरा वर्ण है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? रा बना देंगे, है ना। तो वही रा आपका जो है गा के ऊपर चढ़ गया है, आधा रा है ना, आधा रा हो जाता है तो निर्गुण हो जाएगा। ये कौन सी संधि है? ये आपकी विसर्ग संधि है। अध्ययन में कौन सी संधि है? अध्ययन में देखिए, अध्ययन का संधि विच्छेद होगा अधिधन अयन। इसमें संधि है आपकी यन संधि। अधिधन अयन में क्या है? ई इधर है और आ इधर है, ई और आ रहे हैं तो वो क्या बना देते हैं? ये अय बना देते हैं, अध्ययन हो जाएगा, है ना। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, है ना। ये प्रत्येक क्या है? यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, ई और ए मिला के ये बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा। तो ये आपके कुछ संधियों के एमसीक्यू थे जिनसे आपको हेल्प मिलेगी। ये नियम अगर आप याद रखेंगे तो आप पूरी तरीके से इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे जो कि संधि के क्वेश्चंस हैं, और बहुत
नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विसर्ग संधि से बहुत कम पूछा जाता है, व्यंजन संधि से भी बहुत कम पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन स्वर्ग संधि से पूछे जाते हैं अधिकतर को मैंने जब तक देखा है क्वेश्चंस पेपर में। हालांकि आपको सभी कुछ पता होना चाहिए, लेकिन स्वर संधि को आप अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।